नमस्कार, क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अचैन, 24/7 देख रहे हैं आप। कांग्रेस में जल्द ही संगठन को भांपने एआईसीसी की तरफ से एक डेलीगेशन उत्तराखंड पहुंचने वाला है, जो कि संगठन में चल रहे कामों और आगामी रणनीति को लेकर चिंतन मंथन करेगा। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बहुत जल्द ही एक टीम उत्तराखंड पहुंचेगी, जहां वो पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों को जानेगी और आगे के दिशा निर्देश देगी। तो आगामी रणनीति को लेकर कांग्रेस दिल्ली दिल्ली कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा और बहुत कुछ चल रहा है जो कांग्रेस के अंदर, उसको भी सही करा जाएगा और कांग्रेस को संगठित कर कर पूर्ण रूप से चुनाव में उतरने की पूरी कवायद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस को संगठित करने की कोशिश है। जिस तरह से प्रीतम करण महारा में इस वक्त दोनों के बीच में मनमुटाव है, उसको भी कम किया जाएगा ताकि चुनाव में पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस उतर सके और कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ सके, चुनावी मैदान में लड़ सके। आपने देखा था किस तरह से हरदा और प्रीतम सिंह के बीच में गलतफहमियां चल रही थी, उनको दूर किया गया और फिर अब प्रीतम और हरदा दोनों अब आपस में आपको दिख जाएंगे, मेल मिलाप दिख जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, उनसे प्रीतम सिंह की अभी उतनी बन नहीं पा रही। उसी को सही करने के लिए एआईसीसी की तरफ से एक डेलीगेशन दिल्ली से आएगा, जो पूरे संगठन को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। देखिए, सूचना हमको भी प्राप्त हुई है कि ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, लेकिन उनका कभी क्या कार्यक्रम बनेगा, कब वो उत्तराखंड आएंगे, अभी तक उनका कोई भी कार्यक्रम हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही कार्यक्रम आ जाएगा और निश्चित रूप से हम उससे आप लोगों से साझा करेंगे, सबको सूचनाएं देंगे। जो भी कार्यक्रम हमको प्राप्त होगा उसको हम तत्काल आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। देखिए, कांग्रेसियों को तो कांग्रेस का ही पता नहीं है। अगर कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस का पता होता तो आज कांग्रेस की हालत ये नहीं होती। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जो खींचतान हो रही है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका इतना बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर का आने वाला है और वो कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है, तो इससे बड़ी विडंबना कांग्रेस की क्या हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जनता ने उनको नकार दिया है। उनके खींचतान का परिचायक है कि आपस के खींचतान की वजह से कांग्रेस आज चौराहे पर खड़ी। तो कांग्रेस में जल्द ही संगठन को भांपने एआईसीसी की तरफ से एक डेलीगेशन उत्तराखंड पहुंचने वाला है, जो कि संगठन में चल रहे कामों और आगामी रणनीति को लेकर चिंतन मंथन करेगा। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बहुत जल्द ही एक टीम उत्तराखंड पहुंचेगी, जहां वो पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों को जानेगी और आगे के दिशा निर्देश वो देगी कि किस तरह से पार्टी में काम करना है और किस तरह से पार्टी अब चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव आने वाले हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो किस तरह से कांग्रेस काम करे, क्योंकि एक बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस। और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर, इस पुरानी पार्टी के अंदर जिस तरह से मनमुटाव दिख रहे हैं, उन मनमुटाव को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, हमारे मेहमान, और उमा सिसोदिया जुड़ चुकी हैं। आप प्रवक्ता हैं, राजेंद्र बिष्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है श्रेणी में। राजेंद्र बिष्ट जी, पहले रुक आपका कर लेते हैं। राजेंद्र भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डेलीगेशन आएगा और ये डेलीगेशन की कोशिश है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को मजबूत किया जाए। एक पुरानी पार्टी है, जिस तरह से मनमुटाव चल रहा है, उस मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मनीष जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड में देखें तो पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पार्टी बिखरी पड़ी है और एक साल के अंदर जब प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बने हैं, तो क्योंकि वो यंग लीडर्स हैं, लेकिन उनकी जो एक्सेप्टेंस है अगर आप ये देखें, वो वरिष्ठ नेताओं में वो उतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आई है कि संगठन कहीं नहीं खड़ा हो पाया है। बड़े जितने वरिष्ठ नेता हैं उनके आपस में जो है उठापटक चल रही है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट जितनी बात कर रहे हैं, और जो प्रदेश प्रभारी भी बनाए हैं वो भी जो है उत्तराखंड में नहीं आते हैं, या आते हैं
तो उनका झुकाव किसी की तरह रहता है, वो सब एक पूरे संगठन को लेकर वो आगे नहीं चल पा रहे हैं। अगर आप देखिए, ये सिर्फ उत्तराखंड का हाल नहीं है कांग्रेस का, आप चाहे राजस्थान की बात कर लें, अभी आप देखिए सचिन पायलट जी जिस तरह से अनशन पे बैठे हैं, उसके अलावा अगर आप ये देखें कि छत्तीसगढ़ में जो है जिस तरह से टी सिंहदेव और उनके बीच चल रहा, बघेल के बीच में चल रहा है। इसके अलावा अगर आप तेलंगाना में देखें, तेलंगाना में जो है अभी प्रदेश प्रभारी को जो है बदला गया है। आप इसके अलावा ये देखिए कि हर जगह, कहीं कर्नाटक में 10 मई को चुनाव शुरुआत होने वाली है और वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो सिद्धारमैया है, उनके बीच में जिस तरह की उठापटक चल रही है, अभी तक करीबन 60-70 सीटों का जो है अभी टिकट फाइनल नहीं हो पाया। तो ये सब बातें इस तरह देख रही है किस तरह से जो हाई कमान की जो बात करते हैं, हाई कमान किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है संगठनात्मक, और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और जहां पे भी उन्होंने यंग नेता बनाए हैं, तो वरिष्ठ नेताओं ने उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई जो है ना उसमें उठापटक चल रही। तो ये जो सारी बातें इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह 2024 का जो चुनाव है और उससे पहले काफी सारे विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये सब जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2024 के, अगर आप ये देखें, लोकसभा के चुनाव पे इसका प्रभाव डालेंगे। इन्हीं सभी मद्देनजर आप देखें, आज एक खबर आई थी कि पीएल पूनिया जो है कल देहरादून आ रहे हैं और वो बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसका भी जो है किसी तरीके से जो है उत्तराखंड कांग्रेस ने उसका जो है अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। और उसके बाद जो है अब एआईसीआई का कोई डेलीगेट्स आएंगे और वो ये बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि कांग्रेस में कोई ठीक ठाक नहीं है, संगठन में जो है फूट है, वरिष्ठ नेता जो है जब चाहे जो है बयानबाजी कर लेते हैं। इवन जो है जो प्रदेश प्रभारी हैं इस कांग्रेस के, वो भी जो है किसी तरह से संगठन को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे बीजेपी इन सब का जो है फायदा उठाने को तैयार है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी की इस समय। उमा सिसोदिया जी, देखिए एक डेडिकेशन आ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर देखा जाए कुछ मनमुटावल है लोगों के बीच में, और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक सबसे पुरानी पार्टी भी है कांग्रेस, ऐसा नहीं है, मजबूत भी है और कई बार सरकार को झुकने पर मजबूर भी कर दी है। आप चाहे कोई भी केस ले लीजिए, वो बड़ी मजबूती से उठा भी रही है, लेकिन संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए चीज़ें अब उतनी बेहतर हो नहीं पा रही हैं। इसको लेकर एक डेडिकेशन आ रहा है दिल्ली से और वो संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। अच्छा, इधर संगठन मजबूत होगा तो आम आदमी पार्टी के लिए भी थोड़ा एक कहते हैं घाटा हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर रही हो वहाँ वहाँ सेंधमारी कर लेती है आम आदमी पार्टी, लेकिन अगर यहाँ संगठन मजबूत हुआ तब तो फिर एक दिक्कत आ जाएगी। नहीं, देखिए किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विपक्ष जो है वो मजबूत भूमिका में हो, तभी हम एक लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज की हम लोग स्थापना कर सकते हैं। और इस समय कांग्रेस का जो है, देखिए देश की सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 150 साल पुरानी पार्टी इस समय कांग्रेस है, और जो कांग्रेस का हश्र पूरे देश में हुआ है, आप देखिए एक-एक करके उनकी हर राज्य से सत्ता चली गई है। लगातार संगठन में वो उनकी कमजोरी है, और अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम लगातार रोज ही इस डिबेट पर बैठते हैं कि उत्तराखंड के जो बड़े क्षत्रप हैं कांग्रेस के, वो लगातार अपनी ही पार्टी को मतलब अपनी ही पार्टी का जो मोरल है उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए अपना कद पार्टी के कद से बड़ा हो गया है। हम बार-बार इस बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस अगर डेलीगेशन भेज रही है दिल्ली से और वहां से लोग आकर यहाँ के संगठन को मजबूत करने की कोशिश अगर करेंगे तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जनता के सामने जब ज्यादा ऑप्शंस होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, दूसरी तमाम जो पार्टियां हैं, जनता के सामने जब ऑप्शंस ज्यादा होंगे तो जनता भी एक अच्छे विकल्प को उसमें चुन पाएगी। मेरी ऐसी अपनी अपनी समझ कहती है। आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये चीज लगना पड़ेगा कि कांग्रेस क्योंकि मजबूत हो रही है, बीजेपी ऑलरेडी अपनी मजबूती के साथ संगठन में काम करती है, तो हमें भी सड़कों पर उतरकर काम करना पड़ेगा। देखिए देश की हम लोग सबसे नई पार्टी है जो आज राष्ट्रीय पार्टी का जिनको तमगा मिला है। हम लोग 10 साल पुरानी पार्टी है और हम लोग मुकाबला कर रहे हैं 150 साल पुरानी पार्टी और 90 साल पुरानी जनसंघ से निकली हुई बीजेपी का। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में खास तौर पर सड़कों पर, जमीन पर आप अगर संघर्ष करना पड़ेगा,
नहीं तो हम फिर इसी बात को कहते रह जाएंगे कि जनता ने हमें नहीं स्वीकारा, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी अपनी होगी। बहुत बड़ी अगर बात आपने जनता ने कही। नहीं स्वीकारा तो हमारी अपनी गलती है, हमारी हम्म, अपनी कमियां कहीं ना कहीं रही हैं, चाहे हम्म, संगठन के क्षेत्र में हो, चाहे जनता के बीच में जाने में हम लोग कमजोर रह गए। हम्म। तो देखिए, जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं ठीक है, सुधारेंगे, हम उमा यहाँ पर सिसोदिया आकर जी, एक लफाफी सेकंड के लिए करते आपको रहे, रोकना उससे कोई फर्क चाहेंगे। नहीं पड़ता। सतवीर सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सतवीर भाई, स्वागत है एचएन में। जी उमा जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज को कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस संगठन के रूप में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो हम्म, उसका स्वागत होना चाहिए। हम्म, और कहीं ना कहीं इससे हम्म, जनता के सामने ऑप्शंस आएंगे, जनता को भी लगेगा हाँ भाई कांग्रेस भी मजबूत है। हम्म, आम आदमी पार्टी को भी लगेगा कि हमें भी अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमें ही हम्म, मजबूती से अपने संगठन बनाना पड़ेगा। हम्म, तो मैं कहती हूँ इससे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक सही बात। समाज की हम लोग यहाँ अपने देश में एक स्वतंत्र जो हमारा ठीक है। लोकतंत्र है, हम उसको मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम हम्म, कर रहे हैं। हम्म, तो वाकई में ये एक अच्छा कदम है और मैं साधुवाद देना चाहूंगी कांग्रेस को, हम्म, अगर वो अपनी मजबूती के लिए यहाँ पर काम ठीक करते है। हैं। सतवीर सिंह चौहान जी, देखिए, अब कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसा नहीं, पुरानी पार्टी है, उसका संगठन मजबूत है, लेकिन मन मुटव्वल है, जैसे आप में भी होता है, लेकिन आप लोग का बाहर नहीं वो पता चलता, उनका पता चल जाता है। तो यहाँ पर यह है कि कांग्रेस अब मजबूती से उतरेगी। उसने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिए हैं, और आज की डेट में कांग्रेस अब अपने संगठन को और मजबूत कर रही है। आने वाले इलेक्शन में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सर, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? मनीष जी, आपको प्रणाम और एचएनएन के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मनीष जी, अब कांग्रेस के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं कि अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 2024 के चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, और उनके दिल्ली से जो आला कमान के लोग हैं वो आ रहे हैं, जो 10 जनपद से चला करते हैं। ये वही लोग हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, ये वही लोग हैं जो उसमें 14 पार्टियां गई थी, प्रमुख रूप से उसमें कांग्रेस गई थी, जब वो कोर्ट में कह रही थी कि राजनीतिक जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए अलग से कानून का प्रावधान होना चाहिए। क्या जनता के बीच में जाके ये बात बोल सकेंगे कि हमने भ्रष्टाचार किया है और उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई है, उसके लिए हमें अलग से प्रावधान चाहिए? और इतना ही नहीं, वहाँ पर उसके बाद ये कहते हैं कि हमें जो अरेस्टिंग चाहिए वो हाउस अरेस्टिंग चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो दल है, वो कांग्रेस को जो बनाने वाले हैं वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई एक ऐसी पार्टी थी। जब भारत के अंदर स्वतंत्रता की जब अलग की जो एक ज्वाला थी, जो अपने चरम पर पहुंच रही थी, किस प्रकार से इसको शांत किया जाए, क्योंकि 1857 में जब सैनिक जो विद्रोह होता है, उसके बाद कांग्रेस की जो जड़ें हैं, अंग्रेजों की जो जड़ें हैं वो उखड़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने सोचा कि जो स्थापित हम यहाँ पे स्थापित हुए हैं, इसको कैसे और आगे तक लिया जाए, उसकी एक सोची समझी साजिश थी। मैनपुरी का एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, एओ ह्यूम, उसको उस पार्टी का वो उस पार्टी की स्थापना करता है। उस पार्टी के जो विचार है, जो हाउस अरेस्टिंग के, वो यही है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने पे जब हमारे जो स्वतंत्र जो ये लोग होते थे, उनको हाउस अरेस्टिंग किया जाता था, वही कल्चर वो दोबारा से अपने लिए चाहते हैं कि हमको भी हाउस अरेस्टिंग। क्या ये बीच में जाके, जनता के बीच में जाके बोल पाएंगे? संगठन मजबूत होता है तो जनता के बीच में अपनी आवाज को बुलंद करके होता है कि हमने ये कार्य किया। क्या इस कार्यों की मदद से जनता उनको स्वीकार करेगी कि हमने इस प्रकार की अपील अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की? उसमें 14 पार्टियां थी और उसमें प्रमुखता से वो पार्टियां थी जिन्होंने कई दशकों तक इस देश में राज किया है। क्या ये जा पाएगी? हम जाएंगे जनता के बीच में, हम रखेंगे कि हमने ये काम किया। अगर उत्तराखंड सहित अगर 8 राज्य ब्रॉड गेज जो है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रीफाई हो गए, और महिलाओं के लिए 10 से अधिक अगर हमने काम किए हैं, योजनाएं लाई, पूरे भारत के अंदर पहली बार हुआ है कि महिलाओं को वो प्रगतिशील और सशक्तिकरण का हमने जरिया बनाया है कि भारत की आर्थिकी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि महिलाओं को उन देश की आर्थिकी से नहीं जोड़ेंगे। क्या कोई बोल पाएगा? और जिस प्रकार से युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से जो हमने मजबूत करने का काम किया, और मैं आपको आज का आंकड़ा एक और बता देता हूं। आज का अगर आप उठा के देखोगे, 11 अरब से अधिक का कारोबार हमने अन्य देशों से मोबाइल का किया है। मनीष जी, आपको बता रहा हूं। और जब 2014 में यूपीए गवर्नमेंट जाती है, उस समय भारत के अंदर मात्र 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल की, और आज एशिया की सबसे बड़ी सैमसंग की फैक्ट्री है तो ग्रेटर नोएडा के अंदर है। आज एप्पल भी कहता है कि मेरे यहां तमाम प्लांट लगने चाहिए, तमाम देशों को कह रहे, क्योंकि हमने वो माहौल दिया है और हमने सुरक्षा का वातावरण पैदा किया। ये कांग्रेस क्या कर पाएंगे? यहाँ पे करण मेहरा का अलग धड़ा है, प्रीतम सिंह का अलग धड़ा है, और यशपाल आर्य जी का आपने देखा होगा, जब नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो प्रीतम सिंह उनके लिए दरवाजे तक नहीं खोलते। तो किस प्रकार से कर पाएंगे ये? और इनके पास कहने को क्या है जनता के सामने? हमारे सामने हमने तो जो कहा है वो करके दिया। दूसरा मैं एक चीज और खत्म करना चाहूंगा अपनी बात। हमारे ऊपर एक आरोप लगाते थे कि 370 हटाएंगे, 370 हटा दिया। आज कितना माकूल वहां पर, किस प्रकार के आज किस प्रकार के सब लोग वहां पर अपने जा रहे, आराम से तिरंगा फहरा। 1 सेकंड, 5 सेकंड में खत्म कर रहा था।
और राम मंदिर का बोलते थे कि राम मंदिर ठीक है, बनाएंगे, सतवीर, तारीख ठीक नहीं है, बताएंगे। ठीक है, सर। तारीख सर, सहित सर, बता रहे हैं कि सतवीर 2 भाई। 1 जनवरी 2024 सतवीर को भाई, भव्य राम ठीक है, मंदिर होगा ठीक है। और प्रत्येक वो लोग जाएंगे वहां पे जो ठीक काल्पनिक है। कहते थे राम को, वो भी सतवीर जाएंगे भाई, वहां। सतवीर भाई, आप लोकल बॉडी का चुनाव लड़ेंगे तो राम मंदिर पर लड़ेंगे, 370 पर लड़ेंगे चुनाव? मैं आपको बताना चाहता हूं लोकल बॉडी का नहीं, चुनाव आप किस पर नहीं, लड़ेंगे? हम राम को कैसे छोड़ देंगे? हमारे अरे राम नहीं, मंदिर हमारे पर अगर कार लोग- सेवक गए थे तो ये तो है नहीं कि उत्तराखंड से ही कार सेवक गए थे। नहीं, नहीं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कच्छ से लेके कामरूप तक सारे हमारे वहां सारे हमारे कार सेवक गए और किस प्रकार से गोलियां चलाई। और दूसरा कांग्रेस कहां से, जो आज आपने देखा होगा यूपी के अंदर जो पार्टी जिसने लोकल बॉडी के इस नहीं, प्रकार नहीं, के लोग सतवीर पैदा भाई, किए उनके साथ सतवीर सरकार भाई, बनाती नहीं, जा ठीक रही है। एक मिनट सतवीर भाई, लोकल बॉडी के चुनाव किस पर होते हैं? अगर निकाय चुनाव आने होंगे तो लोकल बॉडी के चुनाव तो भाई लोग वो देखेंगे ना, बिजली देखेंगे, हाँ, पानी बिजली, देखेंगे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सड़क देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये देखेंगे ना। हाँ, मैं अब पता आप है। उस पर कहेंगे हाँ, कि मैं- नहीं जी देखो हमने 370 बिल्कुल, हटा दिया जी, अब बिल्कुल, आप तो पार्षद चलो, का मतलब मैं- अपने गली में कोई 370 मैं बनाएगा? इसी पे आ जाता हूं। नहीं, वो जन भावनाओं से जुड़ा बात है और भारत की राष्ट्रीय और अखंडता के लिए प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई भी मुद्दा हो वो उसमें उसके लिए खड़ा होता है। और जो है आपने कहा बिजली, पानी, सड़क और दूसरी आपने सब बातें करी। बिजली जब हमारी सरकार आई थी 18,000 गांव में, और मैं गांव का निवासी हूं, 18,000 गांव में लाइटें नहीं थी, अंधेरे में रहते थे। वो उसके तेल के दीपक जलाते थे, मिट्टी तेल के, वो भी राशन कार्ड जिसके पास होता था या जिसके पास नहीं होता था वो जला पाता था, और वो भी लिमिटेड मिलता था। और आज की डेट में गांव का रहने वाला निवासी, हमारे छानियां होती है, छानी उसको बोलते हैं कि जहां पर पशुपालन होते हैं या दूर जाके जमीनें होती है, आज वहां भी लाइटें पहुंच रही है। और मैं आपको बताता हूं उत्तराखंड के अंदर मात्र 13% जल से नल मिलता था, आज का डेटा उठा लीजिए 87% जल से नल मिल रहा है। ये हमारी सरकार ने, ये उपलब्धि बताएंगे हम। और ये मीडिया का भी कर्तव्य है कि किस सरकार ने क्या किया है। और आपने कहा कि सड़कों की स्थिति, उत्तराखंड बनने से मात्र यहां पर केवल 3% सड़कें गांव में हुआ करती थी, आज 95%, अभी भी कहते हैं कि जो 5% गांव है उनके लिए पीएमजीएसवाई माध्यम से और अन्य विभागों से सड़कें बन रही है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना को लाने का काम भी किया तो श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय जो परिवहन मंत्री होते थे वो खंडूरी जी हुआ करते थे। सबसे बड़ी चीज ये है, अभी देखिए नल और जल की बात की जा रही है यहाँ पर। अभी सतवीर भाई कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर नल लेके आए, जल लेके आए। मैं भी कई गाँव गया हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ देहरादून ही में रहा हूँ, मैंने भी कई गाँव देखे हैं और वहाँ पर देखा है कि पानी कितनी देर में आता है और कितनी देर तक रहता है, वो मैंने भी देखा है। कहीं पर आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहे सतवीर भाई। उमा सिसोदिया जी, और सबसे बड़ी चीज़ है लोकल बॉडी का चुनाव होना, 2023 में लोकल बॉडी का चुनाव होने, इन सब यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से इन सब मुद्दों को तो जनता गौर भी नहीं करेगी। कई लोग ऐसे हैं जो जानते भी नहीं है क्या हुआ था, इतना इतिहास वो बेचारे पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनभिज्ञ हैं इन सब चीज़ों से, वो तो भाई ये कहेंगे कि हमें ये बताओ ये दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अब जैसे आप दिल्ली में है, पंजाब में, आप कहते हैं कि नहीं भाई देखो हमने दिल्ली पंजाब को बना दिया है अमेरिका, और ये कह रहे हैं हमने बना दिया है यूरोप, ठीक है, तो मतलब सब कुछ ठीक हो गया है देश में, तो सब कुछ अब सामान्य चल रहा है, अब तो किसी की सरकार आने की जरूरत नहीं है, अब तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं ना उमा सिसोदिया जी? अभी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि देखिए हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। अगर दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें भी एक सतत सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। और बीजेपी भी अगर काम कर रही है तो ये नहीं कह सकते कि हमने काम कर दिया या हमने अमेरिका बना दिया, तो हो ही नहीं सकता। ये तो विकासशील देश है, हम लोग विकसित भी हो जाएंगे तब भी सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और सरकारों को काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के साथ असल में समस्या ये है कि ये लोग अपने काम जो है वो चुनाव के टाइम बिल्कुल नहीं गिना पाते। इन्होंने क्या काम किए खुद इनको नहीं मालूम होता है और उसको जनता के बीच में लेकर भी नहीं जाते हैं। चुनाव के टाइम इनका फिर वही होता है कि आपको हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करना है, कुछ ना कुछ एक ऐसा मुद्दा आपको ढूंढकर लाना है जो भावनात्मक मुद्दा होता है। इनमें से आप ये देखिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अरविंद केजरीवाल के अलावा क्या किसी ने इस बात को कहने की हिम्मत करी है रैलियों में और हजारों की जनता के सामने कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना वरना मुझे वोट मत देना? आज तक कभी हमने अपने प्रधानमंत्री के मुखारविंद से ये बात नहीं सुनी। आज तक हमने किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी नेता के मुखारविंद से बात नहीं सुनी कि मैंने काम किया हो भाई तो मुझे वोट दीजिएगा वरना मुझे बिल्कुल वोट मत देना, हरा लेना मेरे को।
ये बात कहने की हिम्मत वही लोग कर पाते हैं, वही नेता कर पाता है जिसने ग्राउंड पर काम किया होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी ने काम नहीं किया या आज तक कांग्रेस ने काम नहीं किया। देखिए 70 सालों में बहुत सारे काम हिंदुस्तान में हुए हैं। मैं उस तरह की नेगेटिव राजनीति मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बीजेपी क्यों चुनाव के टाइम अपनी उन बातों को नहीं जनता के सामने लेकर आ पाती है जो विकास से जुड़ी होती हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते कि देखिए मैंने ये सारे काम किए हैं, अगर मैंने काम सच में किए हैं तो आप मुझे वोट दीजिए, वरना मत दीजिएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार-बार भावनात्मक मुद्दों को भड़काना, भावनात्मक मुद्दों को जनता के बीच में लेके आना, उन भावनात्मक मुद्दों पे जनता को बरगलाना, उनके इमोशंस को हाइपर करना और उसके बाद उसको वोट के रूप में कन्वर्ट करना, ये जो बीजेपी की जो नेगेटिव राजनीति इस समय देश में चल रही है, मेरा विरोध उससे है। और मैं समझती हूँ कि ठीक है बीजेपी सत्य की भाई, जवाब दीजिए। नेगेटिव ठीक है, राजनीति बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगी और आपको विकास के मुद्दे पर ठीक बात है। करनी उमा पड़ेगी। सिसोदिया जवाब लीजिए, सतवीर जी जवाब दीजिए। विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो मैं यही अरविंद केजरीवाल का एक बयान कोट कर देता हूं। जब अभी चुनाव हुआ था वहां के विधानसभा का, खुद वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से जो ईस्टर्न पेरिफेरल है, जहां से दिल्ली का पूरा जाम जो होता था, उस जाम को खत्म करने का काम किया। इनके मुखिया तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने किस प्रकार से काम किया, यहाँ पर ये खंडन कर रहे हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में केजरीवाल, हाँ स्वतंत्र भारत में केजरीवाल मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री है, कोई भी ऐसा छत्रप दल बता दीजिए जिससे उन्होंने कोर्ट के अंदर माफीनामा ना लिखे हों, जिनके लिए उन्होंने कहा हो कि ये भ्रष्टाचारी है। चाहे लालू प्रसाद यादव से लेके, कलमाड़ी से लेके, शीला दीक्षित से लेके, डी राजा से लेके, आपके शरद पवार से लेके, राहुल गांधी की और कांग्रेस की तमाम वो पार्टी, सबके किसको नहीं इन्होंने माफीनामे लिखे, नितिन गडकरी से लेके, ये सब कोर्ट के अंदर है और कोर्ट के अंदर एफिडेविट के साथ लिखे गए हैं। इवन ये तक कहा था कि हम जब अन्ना हजारे, और दूसरा मैं कहना चाहूँ सारे भ्रष्टाचारियों को इनको एड्रेस पता है। और जब भी 14 पार्टियां गई थी उसमें कांग्रेस ने खुद बोला बाहर आके, हमने जो गलतियां करी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की वजह से गलती करी है कि जो हमने पिटीशन लगाई है, इनके कहने पे पिटीशन लगाई है, ये खुद के उन्होंने आके बात कहा है, ये मीटिंग में कहा है। और दूसरा ये कहता हूँ, आज की डेट में ये नहीं पता होगा कि अन्ना हजारे कहाँ है। लोकपाल लाने वाले बोलते थे, आज लोकपाल जो एडमिरल थे उनको किस प्रकार से पार्टी से निकाला। और दूसरा इन्होंने कहा भावनात्मक बात करी, इन्होंने भावनात्मक मुद्दों पर आ जाता हूँ, भावना नहीं सिसोदिया रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, अपने समय बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अपने समय पे बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है उमा जी, सुन लीजिए ना हमने ये कभी ये कहा था कि 10 दिन में हम यमुना जी को साफ कर देंगे। आज यमुना जी के किनारे चले जाइए, 2 बार सांस ले लीजिए बाबा रामदेव की तरह, ना आपको दिल का दौरा पड़ जाए तो बता देना। और कहा था कि दिल्ली को हम, अच्छा दूसरा मैं इनके नेता का ही वो बता देता हूँ, आजकल तमाम वीडियो आ रहे हैं, जब से आतिशी जो शिक्षा मंत्री बनी है तमाम स्कूलों के दौरे कर रही है, वो कह रही है कि क्या स्कूलों में ना टीचर है, यहाँ पर ना ये पंखा है, ना ये पाइप कहाँ को जा रहा है, वो तमाम वीडियो आज आतिशी कर रही है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत के अंदर पहला ऐसा शिक्षा मंत्री हुआ है जो कि शराब मंत्री रहा है। कोई किसी सरकार में ऐसा नहीं है कि जब शराब मंत्री रहेगा शिक्षा मंत्री तो क्या होगा, तो इसी प्रकार के वो तमाम वीडियो सामने आती सी दिखा रही है। अरे ठीक है, आपकी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, आपकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत करिए। राजेंद्र दूसरा ठीक है सतवीर भाई, रुक जाए ना, ठीक है उनको ठीक करने की कोशिश ठीक है उमा सिसोदिया, ठीक है एक मिनट। राजेंद्र जी देखिए सवाल ये है सर कि आज यहाँ देखिए संगठन की बात हो रही है, तो आप कोई इसे नकार नहीं सकता है। ठीक है, इस वक्त कांग्रेस अभी इस वक्त अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। एक समय ऐसे था बीजेपी भी गुजर रही थी, 2 सीटों पर थी, और बहुत बुरे दौर से बीजेपी ने भी ऐसे समय देखे हैं। और आज इनका दिन है तो आज बीजेपी भी भाई हो हल्ला कर रही है ना, ठीक है। और आप पहले ये आज जैसे बीजेपी हर राज्यों में परचम लहरा रही है, वैसे कभी कांग्रेस भी लहराया करती थी, ऐसा नहीं है, जो सामान्य दोनों रहे। अब बात यहाँ पर यह है कि आज ठीक है संगठन में थोड़ा इनके वो चल रहा है। यहाँ संगठन, जैसे उमा सिसोदिया जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा लगा कि राजनीति से परे बात करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि ये सब कुछ सोच कर बात करती हैं। इन्होंने कहा कि आज हमें भी अपने संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम संगठन मजबूत नहीं करेंगे तो हम भी गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर संगठन ये मजबूत कर रहे हैं तो ये तो एक पॉजिटिविटी है। और बीजेपी को अगर घेरना है, क्योंकि संगठन के रूप में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है उत्तराखंड के अंदर, अगर वो संगठन के रूप में मजबूत होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। देखिए, जहां तक बात आम आदमी पार्टी की, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो भी चुनाव लड़े हैं उसमें कुछ 1-2 सीटों को छोड़कर बहुत अच्छा उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये समझती है कि किस तरह से उन्हें अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ये जानती है
कि हम सीधे-सीधे जो है मतलब आप ये समझ जाएँ कि हम सीटें जीत जाएँ, हम सरकार बन जाएँ, ये भी उनको पता है। उनको अपनी रियलिटी पता है। तो वो आम आदमी पार्टी जिस समय जो काम कर रही है, वो जैसे निकाय चुनाव हैं या मतलब जो भी इस तरह के चुनाव हैं जो पंचायत स्तर तक जो भी चुनाव आएँगे, उस पे अपना जो है धीरे-धीरे करके संगठन को बढ़ाएँगे और जो उनके मुद्दे होते हैं, जो खासकर जो है जनता को जो है लुभाने वाले जो मुद्दे होते हैं, उस पे काम करेंगे। लेकिन मेरी बात जहाँ तक बात है कि लोकसभा चुनाव की बात है उत्तराखंड में, लोकसभा चुनाव में अभी आप देखो पाँचों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसमें बहुत सारे एमपी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे काम नहीं करा है। ठीक है, वो आज नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने वो काम किया है पिछले 5 सालों में? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए भी बहुत ईज़ी नहीं होगा उत्तराखंड में चुनाव जीतना। भले ही बात ये है कि हम बहुत सारी उसकी बात करते हैं कि हमने ये डेवलपमेंट कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखिए जितनी भी जो है स्कीम्स आती हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाती हैं? कितना बजट खत्म हो जाता है? आपको पता ही है कि कितना बजट वो यूज़ कर पाते हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए अभी जो है देहरादून में। अभी आप ये देखिए कि लैंड जिहाद का एक जो है नया जो है शगुफा छोड़ दिया गया है। क्या उस पे वो काम करना चाहते हैं? क्या लॉ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अगर आप ये देखिए कि पर्यटन जो हम ठीक पर्यटन की है बात सर, करते हैं, देखिए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली का वो यहाँ पर आएगा उत्तराखंड में और जो कुछ उत्तराखंड के संगठन उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन को और भी मजबूत करने की दिशा में वो काम करेगा। कुछ मनमुटाव चल रहा है उनको दूर करेगा और जो भी संगठन कमज़ोर हो रहा है जहाँ पर उस पर भी चर्चा की जाएगी और संगठन को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतवीर सिंह चौहान जी। देखिए राजेंद्र बिष्ट जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बड़ी चीज़ों को बहुत आराम से देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, बहुत नाप तोल के। आप उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं, पॉइंट रखी हैं, आपने सुना ही होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें उत्तराखंड की और बात की जाए कुछ मंत्रियों की तो मतलब बस चेहरे के नाम पर हैं, अदरवाइज़ वो लोग काम कुछ नहीं कर रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं, कमियाँ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। मेनली जो जो आज की चर्चा है वो विषय है कि कांग्रेस अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत करें। पहले तो किसी समय कहना चाहूँगा किसी संगठन की एक विचारधारा होती है, सिद्धांत होते हैं और उसके कार्यक्रम होते हैं। वो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कार्यक्रम तो एक ही है कि किस प्रकार से एक दूसरे को कमज़ोर करना है, तो किस प्रकार से संगठन मजबूत होगा। दूसरा बात हुई कि एक जो आप पैनल में हमारे जो राजनीतिक विश्लेषण होगा, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा। आप मुझे ये बता दीजिए कि हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये बता दीजिए कितने ऐसे मिनिस्टर हैं जो उत्तराखंड के केंद्रीय मिनिस्टर जो केंद्रीय जो मंत्री है, कितने ऐसे मंत्री रहे हैं कि जो सुदूरवर्ती गांव में गए हैं। आप अब पिछले 1 महीने का डेटा उठा लीजिए। अभी आप देख लीजिए मनसुख वांडिया जी किस प्रकार से नीतीमाणा में गए थे और कल परसों ही आप देख लीजिए हमारे एक और केंद्रीय मंत्री थे और अभी 2-3 दिन बाद हमारे पीयूष गोयल जी कूंची में आने वाले, पिथौरागढ़ में आने वाले हैं। ये सब क्यों आ रहे हैं? जब प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम को लिया है और जो कार्यक्रम हम लेते हैं जब तक उसको पूर्ण नहीं कर लेते तब तक हम विश्राम नहीं करते। आपने देखा होगा कि जो वाइब्रेंट विलेज का जो हमने जो बजट आया है उसमें कहा कि हम वाइब्रेंट विलेजेस जो हैं जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सीमाओं से लगते हुए किस प्रकार से उनको एक वाइब्रेशन दिया जाए, किस प्रकार से उनको भारत की आर्थिकी से और मुख्य धारा से किस प्रकार से जोड़ा जाए। वो तमाम मंत्री आज उत्तराखंड में किस प्रकार से प्रवास कर रहे हैं, यहाँ से रिपोर्ट वहाँ से ले जा रहे हैं कि क्या इनकी आवश्यकता है उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गाँव की। आप कल का ही देख लीजिए जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में, मुझे ये बता दीजिए कांग्रेस का कोई गृह मंत्री का, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ पर है नहीं, वो तो चर्चाओं से भी भाग रहे हैं और किस प्रकार से संगठन मजबूत करेंगे जब मीडिया में आके वो अपने पक्ष नहीं रख पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने कार्यक्रमों को, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं तक जा रहे हैं। जब वो यहाँ पर नहीं आ रहे तो किस प्रकार से वो मजबूत करेंगे। और कल ही गृह मंत्री जी आप बता दीजिए स्वतंत्र भारत में जो चाइना आके दिखाता था कांग्रेस को और कितनी हमारी किलोमीटर जमीन हड़प ली 1962 में, 1 इंच भी जमीन हमारी सरकार में चाइना नहीं ले पाई और हमसे अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है उसी भाषा में जवाब देते हैं और हमारे सैनिकों को आज दिल्ली फोन करने की आवश्यकता नहीं होता है, वो त्वरित वहां पर एक्शन करता है, क्विक रिस्पॉन्स के माध्यम से वो दिखाता है चाइना को आज 1962 का भारत नहीं है। आप देख लीजिए गृह मंत्री जी वहां जाते हैं, मनमोहन सिंह जबकि आसाम
आराम से चुन के आते हैं राज्यसभा के माध्यम से, और असली प्रधानमंत्री मैं उसको मानता हूं जो जनता के बीच में से चुन के आता है, वो तो केवल राज्यसभा के माध्यम से चुन के आते हैं। एक बार भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का दौरा, अरुणाचल प्रदेश का दौरा नहीं किया। और एक एंटनी जी का बयान सभी ने सुना है कि कोई भी हमने डेवलपमेंट नहीं करना है चाइना बॉर्डर पे, वो इरिटेट हो जाएगा। संसद भवन के अंदर दिया हुआ बयान है। और आज देख लीजिए तमाम वो सुदूरवर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एरिया, वहां पर जिस प्रकार से लगातार रोडें बन रही है। अभी मैं आपके चर्चा में ही था अभी 1-1.5 महीने पहले, तब मात्र 200 मीटर चाइना बॉर्डर नीतिमाणा से रह गया था रोड बनने के लिए, और वो कंप्लीट होने जा रहा है। आज एयरपोर्ट से लेके हवाई पट्टी से लेके तमाम वो सड़कें, वो नेटवर्क सेना को दिया जा रहा है। और सेना को आज जो हौसला मजबूत किया गया है, आपने भी देखा होगा कि जब अभिनंदन की जब उरी स्ट्राइक होता है, जब ये पुलवामा अटैक होता है, उस प्रकार जब हमने सैनिकों को मजबूती, उनका साहस बढ़ाने का काम किया, अभिनंदन वहां जाता है, उसको हमने किस प्रकार से उसकी वापसी कराई। मगर 1971 में हमारे कितने सैनिक वहां पर फंसते हैं, आज तक उसके किसी ने कांग्रेस ने उस समय कोई कार्रवाई करी हो। हम फिर कहना चाहता हूं, ग्राउंड लेवल पे जब कोविड जैसी महामारी आती है, हमने किसी का चूल्हा नहीं बुझने दिया। प्रधानमंत्री ग्राम गरीब कल्याण के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक परिवारों को हमने राशन देना काम किया, और वो 2023 में भी चल रहा है। और एक कार्यक्रम के खत्म कर देता हूं। अगर भारत में जैसे हमारा उत्तराखंड है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है। पर्वतीय क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती होती है, तो श्री अन्न योजना के माध्यम से जिस प्रकार से हमको जो सदस्यता मिली है पूरे भारत को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हमें पूरा 2023 मनाएंगे हम मोटे अनाज के लिए, उत्तराखंड को भी वो आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम मिला। अब तो आप लोग को बैग वैग पैक करके चले जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, पार्टी वार्टी तो सब तो भाई बीजेपी कर रही है, तो फिर अब तो बैग पैक कर लीजिए भाई। रोड बनी रही है, सब काम हो ही रहा है, तो फिर अब अन्य पार्टियों का क्या रह गया। लेकिन सवाल ये है उमा सिसोदिया जी कि अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ग्राउंड पर बात करी जाए, अगर हम संगठन की बात करें उमा जी, तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की बात करें, आप देखिए कई जगहों पर वो जिस हिसाब से काम कर रही है कई राज्यों में, उत्तराखंड में वो चीज़ नहीं दिख रही है जिस तरह दिखनी चाहिए। एक आम आदमी पार्टी को हम बहुत करीब से देखते हैं, जिस तरह से दिखना चाहिए कि जितनी मजबूती से वो गुजरात में उसने चुनाव लड़ा बीजेपी से, उसने मैंने पंजाब में भी देखा कि कितने नज़दीक से मैंने चुनाव देखा है, यहाँ तक इवन मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा। दिल्ली में तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में अभी इतना मजबूती क्यों नहीं आ पा रहा? क्या जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो सब कुछ देखते हैं, क्या वो उनका अभी फोकस उत्तराखंड पर नहीं है? उनको लग रहा है नहीं, अभी उत्तराखंड को रहने दो, अभी हम बाद में और पहले जगह मजबूत कर ले उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और चुनौती बढ़ेगी। आप लोग के लिए एक अच्छा, ये एक टाइम भी है, टाइम आपके लिए अच्छा चल रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि उत्तराखंड में देखिए हम लोग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा, बहुत हिम्मत से चुनाव लड़ा। लगातार अरविंद जी यहाँ पर दौरे पर आते रहे और जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार सड़कों पर रहे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चुनाव हारे और बुरी तरह से चुनाव हारे। 3.5% वोट हम लोग लेकर आए। हमें खुद उतना भरोसा नहीं था कि सिर्फ 3.5% हम लोग लेकर आ पाए हैं, क्योंकि हमारा भी एनालिसिस ये कह रहा था कि हम 5 से 7 सीटें लेकर आएंगे और हम लोग 6% वोट का जो हमारा वोट परसेंटेज है वो लेकर आएंगे। जो राष्ट्रीय पार्टी हम आज बने हैं वो हम एक साल पहले बन जाते, लेकिन उत्तराखंड ने डेंट किया है। अरविंद जी का जो विजय रथ जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी कमियां रही हैं, मैं स्वीकार करती हूँ। संगठन के क्षेत्र में कमियां रही हैं या जनता के बीच हम लोग नहीं पहुंच पाए, वो कमियां रही हैं, उसको मैं खुले दिल से स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और जब आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते तो आप अपने नेता के सामने जब आप जाते हैं तो आपकी बात उतनी तवज्जो के साथ नहीं सुनी जाती। ये एक नेचुरल मतलब ये ट्रुथ है। पंजाब में हम लोग जीत गए तो आज पंजाब के लोग जाकर जब केजरीवाल जी के सामने कोई बात रखेंगे तो सुनी जाएगी। जिस तरह से मोदी जी ने यहाँ पर आकर कहा कि आप डबल इंजन दीजिए, वो उनका कहना वही था कि केंद्र में भी सरकार होगी, राज्य में भी सरकार होगी तो सुनी जाएगी। ये नेचुरल है, इसमें ना मोदी जी गलत कह रहे हैं ना धामी जी ने गलत कहा, किसी ने भी गलत नहीं कहा, ये होता है। तो सेम हमारे साथ वही स्थिति है। मैं इस बात को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी का संगठन कमजोर रहा है चुनाव के टाइम, और भी बहुत सारी जो संगठनात्मक फैसले थे वो गलत हुए। कहीं ना कहीं जो हमारे जो कैंडिडेट्स थे शायद उनके चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, तभी जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ। मैं आशान्वित इसलिए हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी है और मैं
गौरव फील करती हूँ कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा तेजी से जनता के बीच में जाने वाली पार्टी है, और सबसे ज्यादा तेजी से जनता ने अगर किसी पार्टी को स्वीकार किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। और हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 4 राज्यों में हमारे विधायक हैं, तो एक अच्छा ग्राफ आम आदमी पार्टी का है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे देश में जनता की पसंद बनती जा रही है, उत्तराखंड के लोग भी हमें पसंद करेंगे। और धीरे धीरे देखिए कंपटीशन टफ होगा, ऐसा नहीं है, कोई किसी के लिए इजी नहीं है, जनता के लिए भी आसान नहीं होता विकल्पों में से चुनना। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में ही है, जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी, जितनी ज्यादा मजबूती से आप अपनी विचारधारा को लेके जनता के बीच में जाएंगे, जितनी ज्यादा लोगों के पास ऑप्शंस होंगे, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, और उतना ही ज्यादा जो रूलिंग पार्टी है उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये डर होगा कि कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, क्या पता किसकी हवा कभी चल जाए और जनता को अगर कोई दूसरी पार्टी समझ में आ गई तो हम लोग मतलब हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। और दिल्ली में हमने देखा है, पंजाब में हमने देखा है, और तमाम दूसरे राज्यों में भी इस तरह की उठापटक चलती है, क्योंकि जनता की जो ठीक है। उनकी जो रुचि है वो कब किस बात पर चेंज हो राजेंद्र जाए ये बिष्ट कहा जी, नहीं जा सकता। देखिए और एक नेता की खूबसूरती इसी में होती है कि वो अपनी कमी भी बता दे, अपनी अच्छाई भी बता दे। उमा सिसोदिया ने बता दिया कि हम कमी कहाँ रही उत्तराखंड के अंदर, और आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है। और लेकिन राजेंद्र बिष्ट जी, एक चीज़ और भी है, देखिए आम आदमी पार्टी जब राहुल गांधी से वहाँ मिल सकती है दिल्ली में, उनके साथ मेल मिलाप कर सकती है, संगठन को मजबूत कर सकती है, तो यहाँ के भी तो संगठन के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर मेल मिलाप करके अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी चाहे तो मजबूत कर ले, और उसमें लगी भी होगी, नो डाउट आम आदमी पार्टी भी लगी होगी। आप देखिए यहाँ पर उतनी पार्टियाँ नहीं है, सपा है, सपा का भी अभी उतना अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव बड़ी तेजी से लड़ा था, जैसे 3% बताया जा रहा है, उमा सिसोदिया ने 3% वोट पाया गया था, यानी कि 3% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। यहाँ पर बात कर ली जाए, फिर यूकेडी आ जाती है क्षेत्रीय पार्टी में, फिर 2 राष्ट्रीय, फिर उसके बाद बात कर ले आपका कांग्रेस है और बीजेपी है, तो कुल मिलाकर 5 पार्टियां। लेकिन एक पार्टी जो है कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, तो 4 पार्टियां हैं। 4 पार्टियों में भी वोट इन लोगों को पड़ते हैं, यूकेडी के भी अपने वोट बैंक हैं, और अब तो आम आदमी पार्टी का भी हो गया है। तो अगर ये लोग मिल गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा हो जाएगा चुनाव में। नहीं नहीं, देखिए मनीष जी, ये बिल्कुल उत्तराखंड की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है। जब आप बड़ी स्टेट की बात करते हैं तो वहां तो कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जहां पे भी इस तरह का प्रयोग हुआ है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। जहां तक बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब जो है हर बार ये चाहती है वो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। हम लोगों की जो है कम से कम 2 जगह जो है हम लोगों की अपनी जो है सरकारें हैं, और वो धीरे धीरे करके जो है गोवा में चुनाव लड़ा उन्होंने, गुजरात में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा। अब उनको वहां पे एनालिसिस ये उन्होंने किया है कि हम लोगों को वोट कितना % मिला और क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहे, तो वो सारी चीजें उन्होंने उस पर मंथन किया हुआ। लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी की जो वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल अलग तरह से, संगठन उनका बहुत छोटा रहता है, बहुत बड़ा संगठन नहीं होता उनका, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका क्या है कि उनका जो सारा फोकस रहता है वो जो है वोटर्स पे रहता है, और उन वोटर्स पे रहता है कि जिनकी आमदनी 5,000, 10,000, 15,000 के बीच में है, और उनको जो है वो उनका जो अपना जो उनका एजेंडा है किस तरह से उनको जो है लाभ हो जाए। उनको एक एजुकेशन की बात करते हैं, एक वो मेरी वहां पे सिर्फ शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस स्ट्रांग थी, तो उसी के बीच जो बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ वो चुनाव लड़ती थी तो उनके साथ भागीदारी करती थी। लेकिन उन क्योंकि वो शिरोमणि वो अकाली दल भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, कांग्रेस में जो अगर आप देखें कि जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो नवजोत सिद्धू के बीच में उठा पटक हुई, और बीच में नए मुख्यमंत्री आए, तो उनके बीच में जो ये सारी चीजें जो है वो ध्रुवीकरण हो गया, और ध्रुवीकरण के बीच में आम आदमी पार्टी जो पिछले जो है चुनाव में उनको बहुत कम वोटें मिली थी, उसको उन्होंने वोट % बढ़ाया, और उन्होंने जो स्पेसिफिक जो टारगेट ओरिएंटेड जो है उन्होंने जो मतलब अपनी विचारधारा को बढ़ाया है, तो वो जीत गए। तो मेरे कहने में था कि उत्तराखंड की थोड़ा स्थिति अलग है, छोटा राज्य है, लिमिटेड सीट्स हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है। बट ऐसा नहीं है कि अगर इन परिस्थितियों में सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी ही सरकार बनाएगी। पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ सीटें, जैसे सब यूकेडी की सीट आई, यूकेडी ने बीजेपी के साथ सरकार में उसको समर्थन किया, कुछ जो है बीएसपी ने भी जो है उनको सपोर्ट किया, तो किसी तरह उनके, तो ये उत्तराखंड छोटी स्टेट होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है सतवीर जी, देखिए एक जो आरोप भी ये भी लगता है बीजेपी पे लगता है कि देखिए आप लोग कई मुद्दों का जवाब जो
विपक्ष मांगता है उस तरह से आप लोग जवाब नहीं देते हैं। अब वो चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर पेपर लीक मामला हो, आप लोग जवाब तो देते हैं नो डाउट, लेकिन जो वो जो जवाब चाहता है वो आप लोग जवाब देते नहीं, उस चीज़ को मोड़ देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। इलेक्शन का समय है, जब इलेक्शन आएगा तो जाहिर सी बात है ये इन मुद्दों को उठाया जाएगा। तो इन मुद्दों से पार पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए अब पूरी मजबूती से इस बार कांग्रेस भी उतरेगी, क्योंकि भाई वो भी 2 दशक से दूर है सत्ता से, और तो इसलिए वो भी पूरी मजबूती से उतरेगी, क्योंकि अगर निकाय चुनाव होते हैं तो उसको मालूम है जो वोट उसको मिलेगा वही